पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओवर करंट रिले के बारे में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में स्टैटिक ओवर करंट रिले के बारे में डिस्कस करेंगे। द स्टैटिक ओवर करंट रिलेज आर द मोस्ट डिफ़िकल्ट स्टैटिक रिलेज, यानी जो स्टैटिक ओवर करंट रिले हैं वो मोस्ट डिफ़िकल्ट स्टैटिक रिले हैं। दिस इज बिकॉज द इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओवर करंट रिले आर नॉट अमीनेबल टू ए सिंपल मैथमेटिकल एनालिसिस। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टैटिक ओवर करंट रिले का जो इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका मैथमेटिकल एनालिसिस सिंपल नहीं है। ऑल्दो द स्टैटिक ओवर करंट रिलेज आर कॉम्प्लिकेटेड इन सर्किट कंस्ट्रक्शन, they have the advantage of low CT burden and occupy less space on the relay panel as compared to electromagnetic relay। यद्यपि स्टैटिक ओवर करंट रिले सर्किट कंस्ट्रक्शन में कॉम्प्लिकेटेड हैं, फिर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले की तुलना में इसके कुछ एडवांटेजेज हैं। जैसे स्टैटिक ओवर करंट रिले पैनल पे लेस स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, इनको कम स्पेस की ज़रूरत होती है और लो सिटी का बर्डन लो होता है। तो ये स्टैटिक ओवर करंट रिले के एडवांटेज हैं। स्टैटिक ओवर करंट रिले में भी क्लासिफाइड एज, स्टैटिक ओवर करंट रिले को 3 प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला है इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले। इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले के ब्लॉक डायग्राम को इस फिगर में दिखाया गया है। इसमें कई सारे एलिमेंट्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। इसमें एक ट्रांजक्टर है जो कि एक प्रकार का ट्रांसफार्मर और रिएक्टर का एक कॉम्बिनेशन होता है। एक सर्ज प्रोटेक्टर है, एक ब्रिज रेक्टिफायर है, एक पार्शियल फिल्टर है, पोटेंशियल डिवाइडर है, जीनर लेवल डिटेक्टर है, एम्पलीफायर है और एम्पलीफायर का आपका आउटपुट जो है वो आउटपुट सर्किट में जाता है और फिर उससे फिर आपका ट्रिप रिले में जाता है जो कि सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करने के लिए सिग्नल प्रोवाइड करता है। इस ब्लॉक डायग्राम के आधार पे जो सर्किट का कंस्ट्रक्शन है उसको इस फिगर में दिखाया गया है। ये आपका ट्रांजक्टर है जो कि एक प्रकार का ट्रांसफार्मर है। ये आपका सर्ज प्रोटेक्टर है जो कि इस ब्रिज रेक्टिफायर को प्रोटेक्ट करता है और ब्रिज के आउटपुट को स्मूथ करने के लिए ये आपका पार्शियल फिल्टर है। एक जीनर डायोड है जो कि आउटपुट को लिमिट करता है, फॉल्ट करंट का वैल्यू कुछ भी हो उसको एक लिमिट करता है और इसका एक फ्रैक्शन जो यहाँ पे जो आउटपुट अवेलेबल है उसका एक पोर्शन जो है वो एक सेकंड जीनर डायोड के ब्रेकडाउन वोल्टेज से कंपेयर किया जाता है। और अगर ZD1 यानी कि ये जो आपका वोल्टेज है यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये वोल्टेज अगर ZD2 यानी सेकंड जीनर डायोड के ब्रेकडाउन वोल्टेज से अगर ज़्यादा है तो उस केस में आपका ये दोनों ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन हो जाते हैं और ऑन होकर के फिर आपको रिले को सिग्नल प्रोवाइड करते हैं और रिले जो है वो फिर आपको सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करता है। The current proportional to the fault current is fed to the ट्रांजक्टर, यानी कि फॉल्ट करंट के प्रोपोर्शनल करंट को ट्रांजक्टर में फेड किया जाता है, सप्लाई दिया जाता है। विच हैज आउटपुट प्रोपोर्शनल टू दिस करंट, जिसका कि आउटपुट इस करंट के यानी फॉल्ट करंट के प्रोपोर्शनल होता है। R1C1 प्रोटेक्ट द ब्रिज रेक्टिफायर फ्रॉम द ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज, यानी R1C1 जो है ये ब्रिज सर्किट को ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करता है। द आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम द ट्रांजक्टर इज रेक्टिफाइड एंड स्मूथ पार्शियली, यानी जो आउटपुट वोल्टेज है ट्रांजक्टर का उसको रेक्टिफाई किया जाता है और स्मूथ किया जाता है। द जीनर डायोड ZD1 एक्ट एज ए लिमिटर ऑफ द रेक्टिफाइड वोल्टेज टू ए सेफ वैल्यू, यानी कि जो जीनर डायोड है ZD1 जो जीनर डायोड है वो रेक्टिफाइड आउटपुट वोल्टेज को लिमिट करता है
टू ए सेफ वैल्यू, एक सेफ वैल्यू तक लिमिट करता है। इवन दो द फॉल्ट करंट इज वेरी हाई, फॉल्ट करंट का वैल्यू अगर वेरी हाई भी है, बहुत ज़्यादा भी है, फिर भी ये जिनर डायोड जो है ZD1 ये रेक्टिफाइड आउटपुट वोल्टेज को एक सेफ वैल्यू तक लिमिट करता है। ए फिक्स्ड पोर्शन ऑफ द रेक्टिफाइड वोल्टेज थ्रू पोटेंशियल डिवाइडर इज कंपेयर्ड अगेंस्ट द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ अनदर जिनर डायोड ZD2, यानी कि रेक्टिफाइड आउटपुट वोल्टेज का एक फिक्स्ड पोर्शन जो है वो पोटेंशियल डिवाइडर के थ्रू एक अनदर जिनर डायोड ZD2 के ब्रेकडाउन वोल्टेज से कंपेयर किया जाता है। व्हेन रेक्टिफाइड वोल्टेज इज ग्रेटर देन द रेफरेंस वोल्टेज द ट्रांजिस्टर T2 कंडक्ट्स थ्रू T1 R2, यानी कि अगर जो रेक्टिफाइड वोल्टेज है वो एक रेफरेंस वोल्टेज से अगर ज़्यादा है तो जो ट्रांजिस्टर T2 है वो T1 R2 के थ्रू कंडक्ट करता है एंड ट्रिप रिले इज इनर्जाइज, और ट्रिप रिले जो है वो इनर्जाइज हो जाता है, विच ऑपरेट्स द सर्किट ब्रेकर, जो कि सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करते हैं। सेकंड है डिफिनिट टाइम ओवर करंट रिले। डिफिनिट टाइम ओवर करंट रिले का सर्किट डायग्राम इस फिगर में दिखाया गया है। इसमें एक ट्रांसफार्मर है, एक ब्रिज रेक्टिफायर है और 3 ट्रांजिस्टर्स हैं। P1 और P2 ये दोनों पोटेंशियोमीटर है। TR कॉइल का रिले कॉइल है, ट्रिप रिले कॉइल है, और VC जो है ये आपको ट्रांजिस्टर को वाइसिंग प्रोवाइड करता है। इसका ऑपरेशन हम अभी देखते हैं। द टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए डिफिनिट टाइम ओवर करंट रिले इज कांस्टेंट एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द सीवियरिटी ऑफ द फॉल्ट, यानी कि डिफिनिट टाइम ओवर करंट रिले का जो ऑपरेटिंग टाइम है वो कांस्टेंट होता है और फॉल्ट की सीवियरिटी पे डिपेंड नहीं करता है। द फंक्शन ऑफ द इनपुट करंट इज ओनली टू इनिशिएट द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, यानी जो इनपुट करंट का जो फंक्शन है वो सिर्फ कैपेसिटर को चार्ज करना है, चार्जिंग के लिए इनिशिएट करना है। देयर आफ्टर द सर्किट एक्ट्स बाई इटसेल्फ टिल द ब्रेकर इज ट्रिप्ड, यानी कि उसके बाद जो है आपका सर्किट खुद से इटसेल्फ जो है वो एक्ट करता है और फॉल्ट की कंडीशन में जो है वो ब्रेकर को ट्रिप करता है। P1 इज द पोटेंशियोमीटर टू एडजस्ट द पिकअप वैल्यू ऑफ द रिले, रिले के पिकअप वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए ये पोटेंशियोमीटर P1 है। एंड P2 टू एडजस्ट द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द रिले, और P2 पोटेंशियोमीटर के द्वारा रिले के ऑपरेटिंग टाइम को एडजस्ट किया जाता है। अंडर नॉर्मल कंडीशंस द ट्रांजिस्टर T1 is conducting due to the bias applied from the supply voltage VC through resistor R3, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में जब कोई फॉल्ट सर्किट में नहीं है उस केस में ट्रांजिस्टर T1 जो है वो कंडक्ट करता है, क्योंकि इसको जो सप्लाई वोल्टेज VC के थ्रू मिल रहा है, तो सप्लाई वोल्टेज VC के कारण ये जो T1 ट्रांजिस्टर है वो रजिस्टर R3 के थ्रू ये जो है वो कंडक्ट करता है, नॉर्मल कंडीशन में ये कंडक्ट करता है। देयर बाई द कैपेसिटर C इज शॉर्ट सर्किटेड, और जब T1 कंडक्ट करता है उस केस में जो कैपेसिटर C है वो शॉर्ट सर्किट रहता है। व्हेनेवर द फॉल्ट करंट एक्सीड्स द पिकअप वैल्यू सेट बाई पोटेंशियोमीटर P1, यानी जब सर्किट में फॉल्ट होता है और फॉल्ट करंट का वैल्यू पोटेंशियोमीटर P1 के द्वारा सेट किए गए पिक वैल्यू से जब एक्सीड करता है, द रेक्टिफाइड वोल्टेज इज अप्लाइड टू द बेस इमीटर जंक्शन ऑफ T1, तो जो रेक्टिफाइड वोल्टेज है वो ट्रांजिस्टर T1 के इमीटर बेस जंक्शन पे रेजिस्टेंस R2 के थ्रू अप्लाई होता है, विच देयर बाई इज रिवर्स बाइस्ड एंड देयर फोर T1 इज स्विच्ड ऑफ, जो कि विच इज देयर बाई रिवर्स बाइस, जो कि पहले रिवर्स बाइस था, एंड देयर फॉर T1 इज स्विच्ड ऑफ, और T1 को फिर
स्विच ऑफ कर देता है। द कैपेसिटर सी स्टार्ट्स चार्जिंग फ्रॉम द सप्लाई वोल्टेज Vc थ्रू द रेजिस्टेंस R4। जब सर्किट में फॉल्ट होता है उस केस में ट्रांजिस्टर T1 जो है वो ऑफ हो जाता है और फिर कैपेसिटर C आपका चार्जिंग शुरू होता है, कैपेसिटर C चार्ज होना शुरू होता है थ्रू सप्लाई वोल्टेज Vc और रेजिस्टेंस R4 के थ्रू कैपेसिटर C चार्ज होना शुरू होता है। सिंस द सप्लाई वोल्टेज इज ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, चूँकि जो सप्लाई वोल्टेज है वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के हैं, द कैपेसिटर C इज चार्ज्ड थ्रू R4 टू ए सर्टेन वोल्टेज इन ए फिक्स्ड टाइम। चूँकि जो सप्लाई वोल्टेज है वो फिक्स्ड टाइम का है, इसलिए जो कैपेसिटर है वो एक फिक्स्ड टाइम में चार्ज हो जाता है, विच एक्सीड्स द इमीटर सेटिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर T2 फिक्स्ड बाय द पोटेंशियोमीटर P2। पोटेंशियोमीटर और ये जो कैपेसिटर की चार्जिंग वोल्टेज है वह पोटेंशियोमीटर P2 के द्वारा ट्रांजिस्टर T2 के इमीटर सेटिंग से एक्सीड कर जाता है। T2 स्टार्ट्स कंडक्टिंग विच फोर्सेस T3 ऑल्सो टू कंडक्ट, यानी कि जो ट्रांजिस्टर T2 है वो कंडक्ट करना स्टार्ट करता है और फिर T3 को भी, ट्रांजिस्टर T3 को भी कंडक्ट करने के लिए फोर्स करता है। देयर बाई द ड्रिप कॉयल ऑफ द ब्रेकर ऑपरेट, और इस प्रकार से फिर जो ब्रेकर का जो ड्रिप कॉयल है वो ऑपरेट होता है। व्हेन हेल्दी कंडीशंस आर रीस्टोर्ड, यानी जब फॉल्ट क्लियर हो जाता है और हेल्दी कंडीशन रीस्टोर हो जाते हैं, द ट्रांजिस्टर T1 स्टार्ट्स कंडक्टिंग, उस केस में फिर T1 फिर से कंडक्ट करने लगता है। 10 शॉर्ट सर्किटिंग द कैपेसिटर, और कैपेसिटर जो है वो फिर से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और रिले जो है वो फिर रीसेट हो जाता है। तीसरा है इन्वर्स टाइम करंट रिले। इन्वर्स टाइम करंट रिले और डिफिनिट टाइम ओवर करंट रिले, इन दोनों के ऑपरेशन में काफ़ी सिमिलरिटी है। तो जो इन्वर्स टाइम करंट रिले है उसका सर्किट डायग्राम आपको इस फिगर में दिखाया गया है, जिसमें कि एक ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर है जिसको कि आप ट्रांजक्टर कह सकते हैं, एक रेक्टिफायर है, ब्रिज रेक्टिफायर, और 3 ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं P1, P2 और P3। P1, P2 और P3 ये 3 पोटेंशियोमीटर हैं। ये आपका रिले का कॉइल है और ये आपका वोल्टेज है जो कि ट्रांजिस्टर को बाइसिंग प्रोवाइड करता है। अंडर नॉर्मल कंडीशन में द ट्रांजिस्टर T1 इज कंडक्टिंग ड्यू टू द वाइस अप्लाइड फ्रॉम द सप्लाई वोल्टेज Vc थ्रू रजिस्टर R4 एंड P2, यानी नॉर्मल कंडीशन में जो ट्रांजिस्टर T1 है वो कंडक्ट करता है, सप्लाई वोल्टेज Vc के थ्रू बाइसिंग प्रोवाइड होती है ट्रांजिस्टर T1 को, और करंट जो है वो R3 और P2 के थ्रू फ्लो होता है, यानी नॉर्मल कंडीशन में जो ट्रांजिस्टर T1 है वो कंडक्ट करता है। देयर बाई द कैपेसिटर C इज शॉर्ट सर्किटेड, यानी जब ट्रांजिस्टर T1 कंडक्ट करता है तो जो कैपेसिटर C है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। व्हेन एवर फॉल्ट करंट एक्सीड्स द पिकअप वैल्यू सेट बाय द पोटेंशियोमीटर P2 एंड ट्रांजक्टर टैप सेटिंग, यानी कि जब फॉल्ट करंट का वैल्यू पिकअप वैल्यू से एक्सीड करता है, द ट्रांजिस्टर T1 इज स्विच्ड ऑफ। उस केस में जब कोई फॉल्ट होता है या फॉल्ट करंट का वैल्यू एक सेट वैल्यू से एक्सीड करता है तो जो ट्रांजिस्टर T1 है ये ऑफ हो जाता है। द कैपेसिटर स्टार्ट्स चार्जिंग फ्रॉम द इनपुट करंट थ्रू रजिस्टर R3 एंड पोटेंशियोमीटर P1 बाय द वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस R1, यानी कि जब ट्रांजिस्टर T1 जब स्विच ऑफ हो जाता है तो उसके बाद कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना स्टार्ट करता है थ्रू रजिस्टर R3 और इनपुट करंट के थ्रू, और जबकि जो R1 के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण पोटेंशियोमीटर P1 और जो इनपुट करंट है उसके कारण आपका जो कैपेसिटर है वो चार्ज होना स्टार्ट होता है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिफिनिट टाइम ओवर करंट रिले एंड द इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले लाइज इन द सोर्स ऑफ चार्जिंग द कैपेसिटर, यानी कि जो डिफिनिट टाइम ओवर करंट रिले है
और जो इन्वर्स टाइम ओवर करंट रिले है, इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो कैपेसिटर की चार्जिंग के मेथड्स पे है। सोर्स ऑफ चार्जिंग यानी कैपेसिटर को जो सोर्स चार्ज कर रहा है उसमें मेजर डिफरेंस है। वेयर एज इन केस ऑफ डिफिनिट टाइम ओवर करंट रिले यानी डिफिनिट टाइम ओवर करंट रिले के केस में द चार्जिंग टेक प्लेस थ्रू ए सोर्स of current magnitude and hence capacitor requires definite time to charge to a predetermined voltage level। यानी जो पहले वाला केस था उसमें जो कैपेसिटर की चार्जिंग होती थी वो एक कांस्टेंट आपका सोर्स से करंट सोर्स से कैपेसिटर की चार्जिंग होती थी, इसलिए कैपेसिटर को चार्ज होने में एक डिफिनिट टाइम निश्चित टाइम लगता था। इन केस ऑफ इन्वर्स टाइम ओवर करंट रिले यानी इन्वर्स टाइम ओवर करंट रिले के केस में द चार्जिंग टेक प्लेस थ्रू ए सोर्स ऑफ वेरिएबल मैग्नीट्यूड, यानी कि जो इन्वर्स टाइम ओवर करंट रिले है इसमें जो चार्जिंग होती है कैपेसिटर की वो वेरिएबल मैग्नीट्यूड के सोर्स के थ्रू होती है, जबकि जो डिफरेंट टाइम ओवर करंट रिले था उसमें जो कैपेसिटर की चार्जिंग होती थी वो एक कांस्टेंट सोर्स से होती थी। एंड हेंस कैपेसिटर गेट्स चार्ज इन डिफरेंट टाइम्स, और इस प्रकार से चूँकि वेरिएबल करंट के सोर्स से ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है इसलिए कैपेसिटर का जो चार्जिंग टाइम है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एक्सीड्स द वैल्यू सेट बाय द पोटेंशियोमीटर P3 द ट्रांजिस्टर T2 कंडक्ट्स, यानी कि जब कैपेसिटर की चार्जिंग वोल्टेज पोटेंशियोमीटर P3 के द्वारा सेट किए गए वैल्यू से एक्सीड करता है तो ट्रांजिस्टर T2 जो है वो कंडक्ट करता है और वो फिर फोर्सेस आउटपुट ट्रांसफार्मर ट्रांजिस्टर T3 टू कंडक्ट, और T3 ट्रांजिस्टर को भी कंडक्ट करने के लिए फोर्स करता है। यहाँ ट्रांजिस्टर होगा। इट इनर्जाइजेज द ट्रिप कॉइल, और फिर जब T2 और T3 ऑन होते हैं तो ये ट्रिप कॉइल को इनर्जाइज करते हैं और फिर आपका जो ब्रेकर है सर्किट ब्रेकर है वो ऑपरेट करता है। तो इस लेक्चर में हमने स्टैटिक ओवर करंट रिले के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।